क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन, जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। इससे पहले भी हमने कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की थी जिनके नाम थे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पर सिस्टम के प्रेशर के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, सिस्टम का प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर सिस्टम का प्रेशर मेंटेन रहे आप उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। अगर सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आती, मीन्स गैस एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाती, गैस को कंप्रेस नहीं किया जाता, तो आप उस प्रोसेस को कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी तरीके से अगर हम ये देखेंगे सिस्टम के टेम्परेचर में किसी किस्म की चेंजेस नहीं आ रही, इट मीन्स वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये तीन प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। ये तीनों प्रोसेस बेसिकली एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो लॉ है वो लॉ दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी जो है आप ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही आप एनर्जी को कम कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट है एनर्जी का वो कांस्टेंट रहता है टोटल अमाउंट का। मीन्स आप एनर्जी को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसको लिखने का अंदाज कुछ ये था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू मीन्स हीट, डेल्टा यू मीन्स इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर है वर्क डन। तो स्टूडेंट आइए शुरुआत करते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस से। और आज जो प्रोसेस डिस्कस करेंगे उस प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। A thermodynamical process in which no heat flows into or out of the system is called adiabatic process. So स्टूडेंट एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जहाँ पर सिस्टम में हीट ना तो इंटर होगी और ना सिस्टम से हीट एक्सिट होगी। अगर सिस्टम में हीट ना बढ़े और ना सिस्टम में हीट कम हो, अगर ये दोनों ही सूरतें होती हैं तो इट मीन्स हम जो प्रोसेस कंसिडर करेंगे उस प्रोसेस को नाम देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच नो हीट गेन एंड नो हीट लॉस, यानी हीट ना बढ़ती है और ना हीट कम होती है, हीट का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा है तो उस प्रोसेस को आप नाम दे दीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस का। एक्सप्लेनेशन, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम मुश्तमिल है एक सिलेंडर पर। सिलेंडर के अंदर मौजूद है एक मूवेबल पिस्टन, ठीक है स्टूडेंट। जबकि उस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज की गई है गैस जिसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है। Consider a system of gas in cylinder provided with movable frictionless piston. Let the system was initially at temperature T1 और हमने ये फर्ज किया कि हमारा जो सिस्टम था शुरुआत में उसका टेम्परेचर क्या था, वो T1 टेम्परेचर था। Now let the system be placed on an insulator. On decreasing the load, gas expand, cool off, adiabatically and temperature falls to T2। अब हमें ये करना है कि अपने सिस्टम को प्लेस कर देना है कहाँ पर, एक इंसुलेटर पे रख देना। यानी हमारा जो सिस्टम है बेसिकली ये रखा जाएगा इंसुलेटर पे, यानी यहाँ पर इंसुलेटर आ गया कोई। मीन्स ये हुआ कि देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल्स, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर थ्रू द बेस और एंड देयर इज नो हीट ट्रांसफर थ्रू द पिस्टन। यानी हीट के जो आने के रास्ते थे पॉसिबल, वो वॉल के थ्रू हो सकती है हीट एक्सचेंज, पिस्टन के थ्रू हो सकती है हीट एक्सचेंज और बेस के थ्रू हो सकती है हीट एक्सचेंज। तो हमने इन तमाम रास्तों को इंसुलेट कर दिया है जहाँ पर हीट इंटर हो सकती थी, जहाँ जहाँ से वो तमाम रास्तों पर इंसुलेशन हमने कर दी है। सो स्टूडेंट अब होता ये है कि हम गैस को एक्सपेंड करवाएंगे।
अब गैस को एक्सपेंड कैसे करवाएंगे, तो गैस को एक्सपेंड करवाने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर हमने वेट्स रखे हुए हैं या पिस्टन के ऊपर हमने लोड रखा हुआ है। जैसे ही लोड को हम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हैं, लोड की वैल्यूज़ को हम कम करते हैं स्टूडेंट, तो लोड की वैल्यूज़ को कम करने से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को एक्सपेंड करते हैं और पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ले जाते हैं। मतलब ये हुआ स्टूडेंट के वॉल्यूम के अंदर इजाफा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम स्टूडेंट बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ने से जो अंदर का टेम्परेचर है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? हम जानते हैं कि पिस्टन का ऊपर की तरफ जाना बेसिकली वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी जो गैस है उसने कुछ ना कुछ काम किया। अब जाहिर सी बात है, अगर गैस काम करती है स्टूडेंट, तो इट मीन्स गैस ने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया। और गैस की जो एनर्जी है हम उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली कम होगी, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज़ में कमी आना शुरू हो जाएगी। और अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो इंटरनल एनर्जी का मतलब बेसिकली हम ये कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है टेम्परेचर से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनल कम होगी तो काइनेटिक पे फर्क पड़ेगा, काइनेटिक कम होगी और काइनेटिक कम होगी तो टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम लोड डिक्रीज करते हैं तो गैस एक्सपेंड होगी और एक्सपेंड होने के बाद उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, पहले T1 था T2 हो जाएगा और गैस कूल डाउन हो जाएगी। लेकिन जहन में हमें रखना है कि यहाँ पर हीट जो है कहीं से भी इंटर नहीं हुई, इसका मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। और ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हीट सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज ना हो और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एक्सचेंज ना हो, हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। Thus, some internal energy of the system is converted into work done since delta Q equals to 0 स्टूडेंट। हमने ये बात शुरू में पढ़ी कि हीट तो ना बढ़ेगी और ना हीट कम होगी, इट में देयर विल बी नो चेंज इन हीट। हीट एनर्जी में ना तो इजाफा होगा और ना ही कमी होगी। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन। Now we are going to substitute the value of delta Q, which is equals to 0. Delta Q equals to 0, delta U plus delta W. So student answer is delta U equals to minus delta W. प्लस का डेल्टा W है, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो माइनस का डेल्टा W हो जाएगा। हम इसी रिलेशन को कुछ इस अंदाज में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि हम जो है माइनस डेल्टा U को ट्रांसफर अगर करते हैं तो डेल्टा U को ट्रांसफर करेंगे तो डेल्टा U माइनस का हो जाएगा और डेल्टा W पॉजिटिव ही रहेगा। तो दोनों बातों में फ़र्क क्या है? दोनों बातें तो सेम है मैथमेटिकली। अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैथमेटिकली बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट। So the difference is minus delta W means work done on the system and minus delta U means internal energy of the system decrease. Positive delta W means work done by the system. तो कहने का मकसद कुछ ये है कि डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू या माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, दोनों रिलेशन तो ठीक है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दो प्रोसेस चलते हैं। अगर गैस एक्सपेंड होगी तो इट मीन्स वहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव में नोट किया जाता है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। और ये जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन होने के नतीजे में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कमी आ रही है। और अगर इंटरनल एनर्जी कम होती है तो ये पॉजिटिव साइन से नहीं बल्कि नेगेटिव साइन से लिखी जाती है। तो हमारा जो प्रोसेस है एक्सपेंशन के हवाले से, उसकी इक्वेशन क्या होगी, माइनस डेल्टा यू इक्वल टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सिस्टम बजाय एक्सपेंशन के कंप्रेशन की तरफ चला जाता है तो वहाँ पर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है और ऑन द सिस्टम नेगेटिव नोट किया जाता है और इंटरनल एनर्जी के अंदर इजाफा होगा। तो ये इक्वेशन थी एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके ग्राफ को अगर देखा जाए तो इसमें ग्राफ हम प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, जो कि कुछ इस तरीके का आता है। ये ग्राफ बेसिकली स्ट्रीप होता है एज कम्पेयर टू अगर हम आइसोथर्मल ग्राफ देखें तो
तो बेसिकली यहाँ पर ग्राफ वाइज में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, वो ज़्यादा कर्व तब इसमें जो कर्व होता है वो कम होता है। और यहाँ पर जो इक्वेशन यूज़ करते हैं स्टूडेंट, वो इक्वेशन कुछ ये होती है, P यानी प्रेशर, V और साथ में लगता है गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ वो इक्वेशन है पी वी गैमा इक्वल टू सी। जैसे हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कहते हैं कि बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। बॉयल्स लॉ बेसिकली वॉल्यूम और प्रेशर के इनवर्स रिलेशनशिप को कहा जाता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ को लिखने का तरीके का कुछ ये होता है कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू कांस्टेंट है। तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हम उस इक्वेशन को कैसे लिखते थे, पी वी इक्वल टू सी। लेकिन अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है उसको लिखने का अंदाज होता है पी वी गैमा। अब ये गैमा क्या है स्टूडेंट, तो गैमा बेसिकली दो चीज़ों के रेशो का नाम है। अब वो दो चीज़ों का रेशो क्या है, तो गैमा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सी पी और सी वी के रेशो को। यानी अगर आप इन दो क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे सी पी और सी वी को तो आपको गैमा मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज सी पी एंड सी वी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सी पी और सी वी में। तो स्टूडेंट सी पी बेसिकली स्पेसिफिक हीट के लिए, सी जो स्पेसिफिक हीट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, और पी प्रेशर है यहाँ पर, सी अगेन स्पेसिफिक हीट, वी वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सी पी और सी वी यही हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। स्टूडेंट टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि जब हम किसी गैस को हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने से उसके टेम्परेचर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, मीन्स टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस को इतनी हीट दी जाए कि उससे टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाए या 1 केल्विन का इजाफा हो जाए स्टूडेंट, तो आप उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पर हम जो सब्सटेंस कंसीडर करते हैं वो 1 kg का करते हैं। यानी 1 kg ऑब्जेक्ट में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए जो हीट दी जाती है उस हीट को स्पेसिफिक हीट का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आपके पास 1 kg आयरन ब्लॉक है और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टूडेंट। अब हम उस 1 kg आयरन ब्लॉक को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद होता यह है कि टेम्परेचर 30 से बढ़ जाता है, और 30 से बढ़कर कितना हो जाता है, 31 तक, 32 31 हो जाता है। अब मैं जो हीट का अमाउंट जो मैंने सप्लाई किया था आयरन ब्लॉक को, मैं उस हीट के अमाउंट को नाम दूंगा स्पेसिफिक हीट का। यानी स्पेसिफिक हीट उस मखसूस हीट के अमाउंट को कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में जो टेम्परेचर की तब्दीलियाँ आती है टेम्परेचर में, वो कितनी होती हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट पर कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। स्टूडेंट जब बात की जाती है सॉलिड या लिक्विड के हवाले से तो हम स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। हमने पढ़ी भी है कि पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह हमने सॉलिड में मुख्तलिफ चीज़ों की स्पेसिफिक हीट पढ़ी है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कॉपर की पढ़ी कि 386 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। हमने आयरन की पढ़ी तकरीबन 499.8 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों की हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी है। अब फिर से स्पेसिफिक हीट पढ़ने का मतलब क्या है, तो बेसिकली हम यहाँ पर आज जिस मैटर की स्टेट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉलिड और लिक्विड नहीं है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस के हवाले से। तो जब बात गैस की जाती है तो गैस के अंदर हम स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट में ज़रा मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं, और वहाँ पर हम एक अल्फाज पहले तो ऐड कर देते हैं मोलर का। यानी गैस का जो मास होगा बेसिकली हम मास के हिसाब से उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम कहेंगे गैस के नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
amount of required to increase the temperature of 1 mole of gas by 1 Kelvin is known as molar specific heat. So स्टूडेंट ये वो हीट का अमाउंट है जब आप गैस को सप्लाई करेंगे और वो गैस क्या होगी, एक मोल, जिससे गैस के टेम्परेचर में इजाफा होगा। और कितना इजाफा होगा, 1 केल्विन का। यानी यहाँ पर हम 1 kg सब्सटेंस को कंसीडर नहीं कर रहे स्टूडेंट। हमने जितनी स्पेसिफिक हीट पढ़ी है लिक्विड या सॉलिड की, उसकी यूनिट कुछ ये होते थे कि वहाँ पर जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता था स्टूडेंट। यानी लेट सपोज अगर मैं लिखूँ पानी की स्पेसिफिक हीट, तो पानी की स्पेसिफिक हीट होती है स्टूडेंट 4200 और इसका यूनिट होता है स्टूडेंट जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका यूनिट बनता है। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट है वो विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ली जाती है। यानी हम जो सब्सटेंस कंसिडर कर रहे हैं वो kg में कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है गैस के हवाले से, तो गैस की जो स्पेसिफिक हीट कंसीडर की जाती है स्टूडेंट, वो केजी में नहीं की जाती, वो मोल के हिसाब से की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास गैस है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, मीन्स डाई एटॉमिक गैस है। तो उसकी स्पेसिफिक हीट जब मैं लिखूंगा तो उसकी स्पेसिफिक मिसाल के तौर पर मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल 3.2 आगे जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वहाँ पर मैं केजी के हिसाब से बात नहीं करूँगा, वहाँ पर मैं बात करूँगा विद रिस्पेक्ट टू मोल्स। यानी गैस का जो अमाउंट है वो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में कंसीडर करते हैं, केजी में कंसीडर नहीं करते। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, सॉलिड और लिक्विड को केजी के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है और गैसेस की जब बात की जाती है तो वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मोल डिस्कशन किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट दोनों का वही है, वहाँ पर भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वहाँ पर भी टेम्परेचर में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा, यहाँ पर भी। तो डिस्टिंग्विश बस ये हुआ दोनों में कि वहाँ पर 1 kg कंसिडर किया जाता है और मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर 1 मोल कंसिडर किया जाता है। तो 1 मोल गैस को हीट जब दी जाती है जिससे गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ जाता है, तो उस हीट के अमाउंट को नाम दिया जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट स्ट्रेंथ। मोलर स्पेसिफिक हीट की स्ट्रेंथ 2 टाइप्स होती हैं, इट हैज 2 टाइप। वन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको अगर मैं डिनोट करूँ स्टूडेंट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का जो सिंबल हम लिखते हैं वो कैपिटल सी लिखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी मोलर स्पेसिफिक हीट आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको कैपिटल सी ही लिखना है। और साथ में क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का जिक्र आया है स्टूडेंट, तो सी के साथ आप लिख देंगे पी। तो सी पी का मतलब हुआ मोलर स्पेसिफिक हीट और पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर सी पी। तो हमने लास्ट स्लाइड देखी थी उसमें सी पी आया था, तो वो सी पी यही है कि सी रिप्रेजेंट मोलर स्पेसिफिक हीट, पी रिप्रेजेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये है क्या, इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant pressure is called molar specific heat at constant pressure। तो स्टूडेंट डेफिनेशन वही पहले वाली है, बस पर कितना है, देखिए वहाँ पर भी आप 1 मोल गैस कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप 1 मोल ही गैस कंसिडर कर रहे हैं। वहाँ पर भी टेम्परेचर 1 केल्विन, यहाँ पर भी टेम्परेचर 1 केल्विन ही हमने कंसिडर किया है। बस चेंज ये आया है कि वहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई नहीं की थी। क्या कंडीशन अप्लाई नहीं की थी, हमने वहाँ पर ये नहीं बताया था कि प्रेशर चेंज होगा या प्रेशर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम हीट जब सप्लाई करेंगे सिस्टम को, तो उस दौरान सिस्टम का जो प्रेशर होगा उसमें किसी किसी की कोई चेंजेस नहीं आएंगी, उसमें किसी की भी कोई तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। तो हीट का वो मखसूस अमाउंट जब गैस को सप्लाई किया जाए तो सप्लाई करते वक्त
गैस के प्रेशर में किसी किसी की कोई चेंज ना आए, तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टूडेंट, जब इस कॉन्सेप्ट को हम और डिस्कस करते हैं तो बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर से मुराद हम एक ऐसे प्रोसेस को कंसिडर करना चाह रहे हैं जहाँ पर हम प्रेशर में तब्दीली ना आए, और ऐसे प्रोसेस को हम एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लॉ की। उसका नाम होता था आइसोमेरिक ऑफ बेरिंग, यानी कि बेसिकली प्रेशर के लिए पास आता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की हम डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं होता, आइसोबैरिक कहलाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रोसेस के अंदर होगा ये कि यहाँ पर आप सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई करेंगे। जैसे हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने के बाद उससे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा, 1 केल्विन तक बढ़ जाएगा। हम उसे कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका, डेल्टा क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। स्टूडेंट, डेल्टा क्यू हीट का अमाउंट, पी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपने कंडीशन अप्लाई की है, वो कंडीशन ये है कि आप प्रेशर में चेंज लेकर नहीं आएंगे। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, सी पी का मतलब यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सी पी डेल्टा चेंज, और टी का मतलब टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पर सी पी को कैलकुलेट करूँ स्टूडेंट, सी पी का फॉर्मूला बनाऊँ, तो सी पी का फॉर्मूला कुछ ये बनेगा कि एन और डेल्टा टी यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी पी से। तो डेल्टा क्यू पी के साथ इन वैल्यूज को हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको डिवाइड में लिखना चाहिए स्टूडेंट। तो डेल्टा क्यू पी यानी प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, डिवाइड बाय एन, और साथ में लिख देंगे आप डेल्टा टी इक्वल्स टू सी पी। तो सी पी कैलकुलेट करने का तरीका हमें मिला कि डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी। तो स्टूडेंट, सी पी और डेल्टा क्यू में फ़र्क क्या है? सी पी बेसिकली वो हीट का अमाउंट है जब आप गैस 1 मोल कंसिडर करते हैं, तो उस गैस के 1 मोल का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हैं आप, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आप 1 केल्विन तक। तो वो हीट का अमाउंट जिससे टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज हो जाए 1 मोल गैस का, तो उस हीट के अमाउंट को आप सी पी कहेंगे। तो सी पी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब स्टूडेंट, अगली टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेकंड टाइप है इसकी। सेकंड टाइप का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिछली बार भी हमने यही पढ़ा था स्टूडेंट, बात की जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के हवाले से। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ये है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume is called molar specific heat at constant volume. So सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इवन फॉर्मूला में देखें सेम है, वहाँ पर भी n नंबर ऑफ मोल्स हैं, सी मोलर स्पेसिफिक डेल्टा टेम्परेचर चेंज है। तो फिर हम इन दो कॉन्सेप्ट को क्यों अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं? हमने वहाँ पर भी देखी 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर की, यहाँ पे 1 मोल, वहाँ पे टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया, यहाँ पे 1 केल्विन इंक्रीज किया। तो डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन अप्लाई की है और यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन अप्लाई की है। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हीट का अमाउंट डिफरेंट दिया जाता है? बिल्कुल स्टूडेंट, यही है कॉन्सेप्ट कि Cp और Cv के दोनों अमाउंट डिफरेंट होंगे। जब आपके पास सेम गैस होगी, लेट्स सपोज मेरे पास CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो 1 मोल है, उसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 300 केल्विन है मिसाल के तौर पर, मैं उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो 300 केल्विन से 301 केल्विन तक जाने के लिए जब मैं इसका हीट सप्लाई करूँगा, तो हीट सप्लाई करते वक्त मुझे देखना पड़ेगा कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। अगर कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वहाँ पर मुझे हीट का अमाउंट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, इट मीन Cp ज़्यादा होगा। और जब बात की जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम के हवाले से, जिसमें गैस एक्सपेंशन या कंप्रेशन की तरफ नहीं जाएगी, फिक्स वाटर वॉल्यूम रहेगा, तो वहाँ पर जो है आपको कम अमाउंट हीट का सप्लाई करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ऐसा होता क्यों है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हम एक ऐसे प्रोसेस को कंसिडर करते हैं जहाँ पर हम
सिस्टम के अंदर ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर एक्सपेंशन या कंप्रेशन ना हो। मीन्स हम आइसोकोरिक प्रोसेस कंसिडर करते हैं, और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपको याद हो इक्वेशन, वो इक्वेशन कुछ ये थी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। स्टूडेंट यहाँ पर डब्ल्यू जीरो था क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होता। लेकिन आइसोबैरिक की इक्वेशन ज़रा तब्दील थी। इक्वेशन ये थी आइसोबैरिक की, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी दोनों इक्वेशन में आप फर्क देख सकते हैं कि आइसोकोरिक के अंदर हम ये लिख रहे हैं कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर है, और आइसोबैरिक में डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब ये होगा स्टूडेंट के यहाँ पर जो हीट दी जा रही है उससे हीट बेसिकली वो हीट कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी में, और साथ में कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्योरली जितना भी हीट का अमाउंट है वो एंटायरली किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो अगर आप ये कहें कि दोनों में सेम हीट का अमाउंट देते हैं, तो दोनों में सेम हीट का अमाउंट देने से यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में इजाफा कम होगा, यहाँ पर इजाफा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें करनी पड़ रही हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क। यानी आप जो हीट देंगे उससे कुछ इंटरनल एनर्जी होगी और कुछ वर्क डन होगा। लेकिन यहाँ से एंटायरली हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर होगा ये कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा आइसोकोरिक में, और यहाँ पर टेम्परेचर कम बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट का जो अमाउंट है कांस्टेंट प्रेशर पर कुछ और होगा, और जो हीट का अमाउंट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो कुछ और होगा। आइसोबैरिक पर जो हीट का अमाउंट दिया जाता है वो सेपरेट होता है, आइसोकोरिक पर जो दिया जाता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि Cp must be greater than Cv, या डेल्टा QB must be greater than डेल्टा QV। तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन डिफरेंट होती है गैस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन डिफरेंट होती है गैस के लिए। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है।